अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेट पेंडा मैथ चैप्टर नंबर 2% क्वेश्चंस। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। If x is 50% larger than z and y is 20% larger than z, then x is what percent larger than y? सो बेसिकली हमें यहाँ पर तीन टर्म्स दी गई हैं, एक्स वाई और जी। क्वेश्चन में याद किया गया कि जो एक्स है वो 50% ज़्यादा है जी से, और जो वाई है वो 20% ज़्यादा है जी से। तो एक्स और वाई के दरमियान कितना परसेंटेज का डिफरेंस होगा। सो बेसिकली इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम अजम्पशन करेंगे जी की वैल्यू को, कि मिसाल के तौर पे जो जी की वैल्यू है वो 100 है। ठीक है। अब एक्स की वैल्यू, एक्स जो है वो 50% ज़्यादा है जी से, तो 50% ऑफ 100 जो है 50 निकलता है, तो एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली 150 बन जाएगी। ठीक है। उसके अलावा फिर ये है कि जो वाई है वो 20% ज़्यादा है जी से, और 20% ऑफ 100 जो है वो 20 बनता है, तो इस तरह वाई की वैल्यू जो है वो 120 बन जाएगी, एज यू कैन सी। अब हमें एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा चेंज ओवर ओरिजिनल का, या फिर डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज़ ओवर ओरिजिनल। आपने फार्मूला फिजिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा कि अगर आपने कोई जैसे आपने कि स्ट्रेन निकालना होता है, ठीक है, तो स्ट्रेन का फार्मूला यही होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, टेंसाइल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो स्ट्रेन निकालने का फार्मूला होता है चेंज ओवर ओरिजिनल। तो यहाँ पर भी आप चेंज ओवर ओरिजिनल के नाम से निकालेंगे, क्योंकि आपने एक्स और वाई के दरमियान डिफरेंस निकालना है परसेंटेजेस का। तो ऊपर आप रखेंगे 150 जो कि एक्स की वैल्यू है, फिर वाई की वैल्यू को उससे माइनस कर देंगे जो कि 30 बनता है। अब अगर आप यहाँ क्वेश्चन में गौर करें तो यहाँ पर कहा गया है कि एक्स इज़ वट परसेंट लार्जर देन वाई, एक्स वाई से कितना बड़ा है। अब जो चीज़ जिससे बड़ी होती है ना, आप उसको यूज़ करेंगे। आप जो नीचे 150 यूज़ नहीं करेंगे, आप 120 यूज़ करेंगे, क्योंकि लार्जर देन वाई से पूछा है उसने। एक्स से पूछता तो हम नीचे 150 यूज़ करते हैं, लेकिन उसने वाई से पूछा है तो हम नीचे 120 यूज़ करेंगे। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 25% आ जाएगी, तो एक्स जो है वो 25% ज़्यादा हो जाएगा वाई से। ठीक है। Question number 2. Veronica has a bank account that earns M% interest compounded annually. If she opened the account with $200, the expression $200 XT represents the amount in the account after T years, which of the following gives the X in terms of M. So basically वो ये आस्क करना चाह रहा है कि वो हमसे इंटरेस्ट बेसिकली वो पूछना चाह रहा है कि इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है। अब एज यू कैन सी इन द सोल्यूशन हियर, each year Veronica keeps whatever she has in her account plus interest on that account, because m is a percentage। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, ये हमें कहा गया है m परसेंटेज कहा गया है हमें। ठीक है। और अगर हम मतलब कोई भी परसेंटेज हो सकती है, 5% इंटरेस्ट कमाए, 10 कमाए, 100, जितना भी कमाए वो। ठीक है। तो m परसेंटेज कहा गया उसने। तो जब भी हम लिखते हैं इंटरेस्ट को, तो हम उसे डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर कोई भी एक, सिर्फ ए ऑप्शन के अलावा कोई भी डेसिमल फॉर्म में है ही नहीं। तो बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। 100 को तो हम एज इट इज़ लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हमने उसको डेसिमल में करना होता है। वो परसेंटेज होती है, 5% है मिसाल के तौर पर अगर इंटरेस्ट, तो 5/100 करके फिर उसको लिखेंगे। ठीक है। वो 0.05 बन जाएगा फिर वो। अब इस तरह एम परसेंट है, मतलब कि एम की वैल्यू को हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो 1/100 करेंगे, तो 1/100 इज इक्वल टू 0.001 ही बनेगा। ठीक है। तो वो अल्फा ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है, तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। या इसके दिस इज नॉट एन एमसीक्यू, इसके ऑप्शन नहीं है। Question number 4 to 7. The table below shows the number of box spring and mattress units sold over 4 weeks at a bedding store. तो ये वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 दिया गया है। इसमें हमें 2 आइटम दिए गए हैं, बॉक्स स्प्रिंग और मैट्रेस के नाम से। ठीक है। और उनका टोटल दिया गया है, और सभी फिर आखिर में जो है वो सभी वीक्स का जो है वो टोटल बताया हुआ है कि 4 में जो है वो इतना टोटल हुआ, उसका उतना टोटल हुआ, तो सारे टोटल हम बेसिकली विच वीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वीक काउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 32% ऑफ ऑल बॉक्स स्प्रिंग यूनिट सोल्ड। तो वो कह रहा है कि कौन सा वीक है बॉक्स स्प्रिंग यूनिट का जो 32% है जो है वो कंप्राइज करता है। तो ये है बॉक्स स्प्रिंग, और इसका जो है वो विच वीक, अच्छा ठीक है, विच वीक जो कंप्राइजेस फॉर इसका बॉक्स स्प्रिंग का जो है वो कौन सा अच्छा 32% कंप्राइज करता है उसके सोल्ड होने का। एज यू कैन सी ये बॉक्स स्प्रिंग का इसका वीक नंबर 1 है, वीक 2 है, वीक 3 है, वीक 4 है, 38, 42, 53, 34, और टोटल जो है वो 167 बनता है इसका। ठीक है ना।
तो आपने ये करना है, वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि वो कौन-सा वीक है जो 32% तक कंप्राइज़ करता है। ठीक है? ये है इसका बॉक्स मैट्रिक्स का वीक 1, ये है वीक 2, ये है वीक 3 और ये है वीक 4। ठीक है? अब हमारे पास जो टोटल है वो 167 है। ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है, हमने कोई परसेंटेज निकालनी होती है तो हम ऊपर छोटी वैल्यू रखते हैं, जैसे वीक 1 की वैल्यू रखेंगे और नीचे टोटल की वैल्यू रखते हैं फिर वो। ठीक है? तो उसको मल्टीप्लाइड में 100 करके उस परसेंटेज की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर 38 4 डिजिट्स है हमारे पास, 38, 42, 53, 34 और ये टोटल 167 है। अब हम एक-एक को डिवाइड करके देखेंगे, जैसे 38 ओवर 167 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। अगर तो 32% आती है, तो वो वीक होगा। ठीक है? तो इस लिहाज से जो करेक्ट ऑप्शन बनता है, वो 53 बनता है, क्योंकि जब हम 53 को डिवाइड करेंगे 167 पे, जो टोटल है, हमारे पास 32% बनती है। ठीक है? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, चार्ली विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, approximately what percentage of all units sold came from week 2? तो जो जितने भी यूनिट जो हैं वो सोल्ड हुए हैं, तो वो वीक 2 से आए हैं। अप्रोक्सिमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल यूनिट्स, जो जो कि यूनिट सोल्ड हुए हैं, वो कितनी परसेंटेज है जो वीक 2 से आए हैं? सो बेसिकली एज़ यू कैन सी इन द आंसर 103 ओवर 386 हियर। तो उसने क्या किया है, उसने यूँ किया है कि उसने वीक 2 से उसने बेसिकली वो ये पूछ रहा था कि जो वीक 2 से कितनी ज़्यादा जो है वो चीज़ें सोल्ड हुई हैं। तो एज़ यू कैन सी हियर, ये वीक 2 है बेसिकली ये, ठीक है? उसने हमें ना बॉक्स स्प्रिंग का बताया, ना उसने हमें मैट्रेस का बताया, उसने हमें दोनों का पूछ लिया उसने यहाँ पे, ठीक है? तो ये 103 बनता है यहाँ पे और ये टोटल जो है बेसिकली ये टोटल जो है ना, आखिर में 386 ये सभी चीज़ों का है। बॉक्स स्प्रिंग का, मैट्रेस का, सारे वीक्स का ये, ठीक है? तो उसने सिर्फ वीक 2 से पूछा, तो वीक 2 से कितना निकला है, तो वीक 2 से अगर देखा जाए बॉक्सिंग का मैट्रिक्स का, तो 103 बनता है वो, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है, उसने हमें कोई टोटल से पूछा उसने हमें बाद में फिर, क्योंकि वीक 2 के पूछ लिया तो अब हम टोटल टोटल से निकालेंगे। टोटल जो है 386 बनता है। तो जब इसको इस पे डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज निकाल लेंगे। देन अ then beta will be the correct option. 26.7 percentage. Yes, beta will be the correct option. Now moving on to the next MCQ, mattress accounted for approximately what percent of all units sold during week 1? तो जो week 1 में है और mattress sold हुई है, तो वो कितना परसेंटेज है, ठीक है? So then delta will be the correct option, as you can see now on the table. Yeah. So what was the question? मैट्रेस अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल, अच्छा, वीक 1 में जो मैट्रेस सोल्ड हुआ है वो कितना परसेंटेज है? ये है वीक 1, ठीक है? और ये मैट्रेस सोल्ड हुआ है 47, ठीक है? 47 आई गेस 85 करेंगे। 40 यस, हाँ, 47 को आप 85 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल जो 85 है और मैट्रेस 47 सोल्ड हुआ है, तो इसकी परसेंटेज इस तरह निकाल लेंगे, ठीक है? देन व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? Yeah, delta will be the correct option, man. 55.3. Now moving on to the next MCQ, what was the approximate percentage decrease in number of matters sold from week 3 to week 4? वो कह रहा है वीक 3 से जब हम वीक 4 में गए, तो कितने परसेंट तक जो है वो मैट्रेस जो है वो उसमें कमी आई है कि वो बिकी नहीं। अच्छा, वीक 3 से वीक 4 का अगर मैट्रेस देखा जाए तो 68 है, तो वीक 4 में 64 है, सॉरी 43 है, ठीक है? और टोटल जो है वो मैट्रेस जो है वो 29 है, 219 है, ठीक है? सो अब बेसिकली यहाँ क्या किया इन्होंने, अ, यहाँ पर भी उन्होंने वही काम किया है। उन्होंने क्या नाम है, उन्होंने बड़ी वैल्यू को उन्होंने ऊपर लिया। उन्होंने वही काम किया कि उन्होंने चेंज ओवर ओरिजिनल वाला उन्होंने फार्मूला लगाया। एक में जो है पहले जो थी 68 थी, फिर जो है वो 43 थी। अगर अगर आप यहाँ क्वेश्चन में गौर करें, उसने ये पूछा था, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन नंबर ऑफ मैट्रेस सोल्ड फ्रॉम वीक 3। उसने वीक 3 से पूछा है, ठीक है? मतलब उसने फ्रॉम वीक 3 टू वीक 4। अब जिस चीज़ से पहले पूछा फ्रॉम आ जाता है, तो हम उसी से उस चीज़ का रेफरेंस पहले लेते हैं। फ्रॉम वीक 3 उसने पहले पूछा था, तो हम वीक 3 को फिर पहले रखेंगे। वीक 3 जो है वो फ्रॉम वीक 3, यस, हाँ, तो हमें वीक 3 से निकालना है बेसिकली, ठीक है? तो हम वीक 4 को पहले रखेंगे, फिर वीक 3 में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है? तो हम 43 माइनस जो है वो 68 करेंगे फिर वो, ठीक है? और फिर उसको 68 पे ही डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने हमने जो है वो वीक 3 से निकालना था। तो बेसिकली क्वेश्चन वो ये पूछना चाह रहा था कि जो मैट्रेस है, ठीक है? वो ये वीक 3 में तो 68 बिका है, ठीक है? लेकिन वीक 4 में वो इतना बिका है, ठीक है? तो उसके परसेंटेज डिक्रीज़ निकाल लो आप।
ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे उसने क्वेश्चन में ये कहा था फ्रॉम वीक 3 टू वीक 4। अब ये फ्रॉम और टू को भी आपने ज़हन में रखना होता है कि वो फ्रॉम और टू कहाँ यूज़ कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम वीक 3 से उसने कहा था। तो हम पहले तो डिफरेंस निकाल लेंगे दोनों चीज़ों का। अब जैसे पता है डिक्रीज़ हो रहा है, तो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में ही आएगी। ठीक है, तो हम 43 माइनस 68 करेंगे, 68 माइनस 43 नहीं करेंगे क्योंकि डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो 43 माइनस 68 करेंगे। अब हमने वीक 3 से निकालना था, तो हम नीचे 68 रखेंगे, 43 नहीं रखेंगे, तो हमने वीक 3 से निकालना था। ठीक है, इसलिए हम जो है वो 68 को यूज़ करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द आंसर विल बी, व्हाट विल बी द आंसर? Yeah, the answer will be 68, 56 percentage, and delta will be the correct option. Moving on to the next MCQ, the discount price of a book is 20% less than the retail price. अच्छा, James manages to purchase the 30% of the discount price a special sale. What percent of the retail price did James pay? तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो बुक है वो अपनी असल प्राइस से 20% कम मिल रही थी। तो जेम्स ने क्या किया, जेम्स ने उस 20% में से भी 30% और डिस्काउंट करवा लिया। उसका भी 30% मतलब उसने पैसे कम दिए। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि उसने कितने परसेंटेज जो है वो पैसे कम दिए होंगे। सो सपोज़ हम ये करते हैं कि मिसाल के तौर पे बुक की जो असल प्राइस थी वो 100 थी। ठीक है? बुक की असल प्राइस जो है वो 100 थी, तो 100 में से 80% 20% लेस हुआ, तो उसको हम कहेंगे 80। तो डिस्काउंट प्राइस पे जो हमें जो मिल रही थी वो 80 मिल रही थी, 80 रुपीज़ मिल रही थी। ठीक है, और उसमें से भी उसे 30% कम करा लिया। ठीक है, अब हम 30% ऑफ 80 करें, तो अगर हम देखें, अगर यहाँ पर सोल्यूशन कहाँ गया इसका, या अगर हम उसका, या सो जो प्राइस है वो 80% 80 रह जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद जो उसने 30% उसने मज़ीद उसने कम करवाया उसमें से। अब 30% ऑफ 80% जो होगा वो 24 बनता है। अब इसका मतलब है 80 में से 24 गया तो 56 बनता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट परसेंटेज, उसने मुझे पूछा था कि उसने कितनी परसेंटेज प्राइस पे की है, तो वो 56 बनता है। ठीक है, 56 रुपीज़ है। तो 100 हमने जो है ओरिजिनल वैल्यू 100 ली थी, तो 100 के लास्ट 56 जो है वो 56% ही बनता है। Then 56% will be the correct option. And here is the solution of this question here. Now, moving on to the next MCQ. Each day, Robert eats 40% of the pistachios left in his jar at a time. अच्छा, वो कह रहा है कि हर रोज़ जो है ना, जो रॉबर्ट है वो 40% जो है वो पिस्ताशियोज खा लेता है। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द सेकंड डे, जो दूसरे दिन जो इख्तिताम हुआ, 27 पिस्ताशियोज रिमेन, बच गए। ठीक है, तो जो उसमें पूछना चाह रहा है, हाउ मैनी पिस्ताशियोज वर इन द जार एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट डे। ठीक है, दूसरे दिन के अख्ताम पे जो 27 रह गए, तो पहले दिन में जो है पिस्ताशियस कितने थे? सो हियर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वो कह रहा है, अच्छा, वो ये कहना चाह रहा है कि लेट एक्स विद द नंबर ऑफ पिस्ताशियस एट द स्टार्ट। तो वो उसने हमें क्या रेफरेंस दिया था यहाँ पे? उसमें कोई रेफरेंस नहीं दिया। ठीक है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो एक्स है, नंबर ऑफ पिस्ताशियोज जो हैं वो शुरू में थे। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच डे 40% तक कमी हो जाती है उसमें। ठीक है, 40% तक कमी आ जाती है, तो वो रह कितना जाता है, 60% रह जाता है। इसका मतलब है, तो हम एक्स को 60% थे या फिर डेसिमल की फॉर्म में करें तो 0.60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जाहिर सी पता है 2 दिन गुजर चुके हैं, तो हर मतलब आज अगर 40% खत्म हुआ है, तो अगले दिन भी 40% खत्म हो जाएगा पिछले वाले का। तो 2 दिन गुज़र चुके हैं, तो एक्स को हमने 0.60 यानी 60 से मल्टीप्लाई किया 60% से। तो उसके बाद फिर 2 दिन गुज़रे जब, तो मतलब 2 मर्तबा 60-60 रह गया, तो फिर 0.60 से मल्टीप्लाई किया। तो उसने हमें न ये तो हमने 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 निकाला है डेसिमल फॉर्म में। अब उसने हमें बाकायदा नंबरिंग दी दी हुई है कि 27 रह गए थे, तो हम इसे 27 के इक्वल कर लेंगे। अब यहाँ से हम जो है वो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 75 बनती है। एक्स जो है वो नंबर ऑफ पिस्ताशियोज़ था जो कि ओरिजिनली जो हमारे पास मौजूद थे शुरू वाले दिनों में। ठीक है, अच्छा, एमसीक्यू नंबर 10। John bought a ball at 10% discount of at the original price of 105.82. However, she had to pay a sales tax of X percentage on the discounted price. If the total amount she paid for the doll was $100, what was the value of X? So basically, आप यहाँ देख सकते हैं कि उस ओरिजिनल प्राइस जो थी 105.82 थी। ठीक है, और 10% डिस्काउंट हुआ। अगर अब पहले तो हमें ये निकालना है कि 10% डिस्काउंट कितना होगा इसका। तो 10% डिस्काउंट ऑफ 105.82, इट कम्स आउट टू बी 95 आई गेस। ठीक है, तो जब हम 10% डिस्काउंट निकालेंगे ना 105.82 का, तो वो 25 निकलता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वो ये यहाँ ये कहना चाह रहा है कि इसमें पे तो है उसने वो
$100 की है, ठीक है। तो फिर मतलब उसने सेल्स कितना पे किया होगा, वैसे बताओ। जो प्राइस है और डॉल की वो तो बन रही है 95, ठीक है। उसने पे 100 किया, इसमें मतलब पाँच पाँच जो है वो डॉलर उसने एक्स्ट्रा पे किया। देन डेल्टा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यस, डेल्टा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हियर इज द सोल्यूशन, यू कैन सी है। लेकिन मैंने आपको जुबानी बताया कि आपने बस उसका डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। अब 95 पे किया उसने डॉल का, लेकिन यहाँ तो 100 दिखा रहा है, इसका मतलब 5 इजाफी पे किया, तो 5 जो है वो सेल्स टैक्स है यहाँ पे, ठीक। तो ये तो एमसीक्यू नहीं है। उसके बाद ये, ओवर अ 2 वीक स्पैन जॉन एट 20 पाउंड्स ऑफ चिकन विंग्स एंड 15 पाउंड्स ऑफ हॉट डॉग्स, ठीक है। काइल जो है उसने 20% ज़्यादा खाया चिकन विंग्स और 40% हॉट डॉग ज़्यादा खाए। तो कंसीडरिंग जो है वो ये पूछना चाह रहा है कि काइल ने कितना ज़्यादा फूड खाया, परसेंटेज के हिसाब से फूड पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा फूड खाया उसने। तो बेसिकली आपने यहाँ ये निकालना है कि जॉन ने 20 पाउंड चिकन विंग्स खाए और 15 पाउंड जो हॉट डॉग खाए, उसने 20% ज़्यादा खाए, तो उसका 20% की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल यहाँ पर निकाल लीजिए सोल्यूशन में। अच्छा, ये रहा। काइल जो है 20% ज़्यादा खाया था, तो 20% ज़्यादा जो है उसका 24 पाउंड्स बनता है। और उसने 15% ज़्यादा खाया था जो कि 21 पाउंड बनता है हॉट डॉग्स, ठीक है। तो जो टोटल है बेसिकली वो 45 पाउंड्स बनते हैं। तो काइल के जो टोटल पाउंड्स हैं 45 पाउंड्स बनते हैं और उसके 35 पाउंड्स बनता है। अब उसने परसेंटेज पूछ ली दोनों की कि उसने कितना ज़्यादा खाया, तो वही आप डिफरेंस निकालोगे सबसे पहले, ठीक है। और मतलब 45 माइनस 35 निकाला आपने। अब उसने क्वेश्चन में आप यही देखें दोबारा से, उसने ये कहा है काइल एट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर फूड बाय वेट देन जॉन, ठीक है। तो जॉन मतलब काइल ने जो है वो कितना खाया है जॉन से कितना खाया है, ठीक है। देन जॉन, अब जाहिर सी बात है, मतलब आपने देन आ जाए ना जहाँ भी, तो आपने उस चीज़ से रेफरेंस लेना होता है। अब ऊपर डिफरेंस आपने निकाल लिया, तो देन जॉन की बात की, पहले भी क्वेश्चन में देन आया था, तो आपने देन से ही वैल्यू को स्टार्ट किया था नीचे। तो देन जॉन की बात किया है, तो जॉन ने 35 खाए थे, 35 से डिवाइड कर देंगे तो 29% बनती है। तो चार, देन चार्ली विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, 29 will be the correct option. Now moving on to the next MCQ. Jane is playing a board game in which she must collect as many cards as possible. On her first turn, she loses 18% of her cards. On the second turn, she increases her card count by 36%. If her final card count after these two turns is n, which of the following represents her starting card in terms of n? So basically वो ये कहना चाह रहा है कि मिसाल के तौर पे हम अज्यूम करते हैं कि जेन के पास जो 100 कार्ड थे, जेन ने 18 कार्ड लूज़ कर दिए, तो 82 कार्ड, हाँ 82 कार्ड रह गया, ठीक है। तो उसके बाद तो 36 कार्ड उसके पास आ गए। दूसरी बारी जब उसने चली तो उसके बाद 36 कार्ड आ गए, तो 82 से फिर वो 100 हुए, ठीक है। 100 के बाद 118 हुए। तो मतलब यहाँ पे तो दो जो डिजिट आ रहे हैं वो 82 आ रहा है, तो और क्या नाम है, वन, हाँ 136 आ रहा है यहाँ पे, नहीं सॉरी 118 आ रहा है। लेट मी सी, 13, या 136 आ रहा है, 82 एंड 136 बोथ आर कमिंग। सो बेसिकली यहाँ पर यूँ है कि वो ये पूछना चाह रहा है कि विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स हर स्टार्टिंग कार्ड। अच्छा हाँ, एन जो है बेसिकली स्टार्टिंग कार्ड्स का वो पूछ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स के बाद वो स्टार्टिंग कार्ड का पूछ रहा है, ठीक है। एज यू कैन सी द सोल्यूशन है, उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया है। वो कह रहा है लेट अ स्टार्टिंग कार्ड काउंट बी एक्स। वो कह रहा है कि चलो एन नंबर ऑफ, जो एन है ना बेसिकली वो नंबर ऑफ टर्न्स के बाद उसके कार्ड बने हैं, ठीक है। लेट मी सी, यस आफ्टर दीज टू टर्न्स, टर्न्स जो है वो बेसिकली उसने एन का है, तो उसने यहाँ पर रिज्यूम कर लिया कि हमारे पास शुरू में जो कार्ड है वो एक्स थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि 18 कार्ड लूज हुए, ठीक है, तो 82 रह गए। तो डेसिमल करेंगे करेंगे तो 0.82 बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो 36 कार्ड जो है वो मजीद जो है वो इंक्रीज हुए, ठीक है। तो इस तरह यस हाँ, तो फ्रॉम देयर इंक्रीज 36% गेट्स अ टोटल टू 1.36 बन जाएगा। तो जब उसके पास जो है वो 36 कार्ड जो है वो मजीद आएंगे उसके बाद। लेट मी सी, जस्ट 36% उसने कहा था। पहले 18% तक कमी हुई, फिर 36% तक इंक्रीमेंट हुआ जो कि 136 बनता है फिर वो। अब डेसिमल में करेक्ट करते हैं तो 1.36 बनता है वो, ठीक है। अब वो ये पूछना चाह रहा था, कह रहा था कि जी 1.36 जो है वो एक्स था,
ठीक है। और 0.82 जो था, सॉरी, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के बाद है, ठीक है। तो उसने इसको डेसिमल 136 और 82 को उसने डेसिमल में करके उसने उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मतलब एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स के बाद इतने कार्ड बने थे, 136 और 082, ये दो टर्न्स हैं बेसिकली, ठीक है। अब हमें यहाँ से ओरिजिनल निकालना था, तो हमें हमने यहाँ पर एक्स वैल्यू को डिडक्ट कर लिया यहाँ पे। Now, moving on to the MCQ number 14. Due to deforestation, researchers expect the deer population to decline by 6% over every year. If the current deer population is 12,000, what is the approximate expected population size 10 years from now? तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि हर साल मिसाल के तौर पे डियर की पॉपुलेशन अभी 12,000 पे 12,000 है नंबरिंग में, ठीक है। तो हर साल जो है वो 6% तक डियर की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। तो 10 साल बाद कितनी होगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर 6% हम 100 में से लेते हैं, तो अगर हम 100 में से 6% निकालें तो 94% बचता है, ठीक है। 94% को भी अगर हम डेसिमल में करें तो 0.94 बचता है, ठीक है। अब हम क्या अब क्या करना चाहिए, अब हमें ये सोल्यूशन है यहाँ पे, या नाउ एज यू कैन सी द सोल्यूशन हियर, या द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 के 12,000 तो है हमारे पास टोटल थे, ठीक है। और उसमें से हर साल जो है वो 6% जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो हमारे पास 94% बच जाती हैं, ठीक है। अब 10 साल तक हमें निकालना है, तो हमें 0.94 जो कि 94% था उसका हमने डेसिमल लिया, ठीक है। उसको अब हम एक्सपोनेंशियल में लेंगे उसको, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में उसको 10 से मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल में, तो 0.94 को अब हम एक्सपोनेंशियल में 10 लेंगे, उसका हम एक्सपोनेंशियल निकालेंगे, फिर उसको हम ओरिजिनल वैल्यू 12,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है 6,460 आंसर आएगा। बीटा विल बी द करेक्ट ऑप्शन, या। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, Kyle bought a $2,000 government bond that yields 6% in simple interest each year. Which of the following equations give the total amount in dollars Kyle will receive when he sells the bond after 2 years? सो बेसिकली यहाँ पर हमसे एक्सप्रेशन मांग रहा है कि $2,000 जो है बेसिकली वो हमारे पास एक ओरिजिनल वैल्यू थी 2,000, तो सभी में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब 6% है, तो 6% जो होगा वो 6/100 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 6/100 जो होता है बेसिकली वो 0.06 बनेगा लाजमन। तो अल्फा विल बी द करेक्ट ऑप्शन आई गेस, नहीं सॉरी, yeah, beta will be the correct option here. Yeah, simple interest means that Kyle will receive the same amount each year based on her initial investment, जो कि $2,000 थी, ठीक है। अब he will receive 2,000 0.06 इंटरेस्ट इन ईच ईयर फॉर टोटल ऑफ, ठीक है बिल्कुल। तो टी ईयर्स तक वो लेता रहेगा। हाँ सॉरी, यहाँ पर बेसिकली आपने यहाँ पर टी की वैल्यू को देखना है यहाँ पर। टी से मुराद यहाँ पर नंबर, टी से मुराद यहाँ पर ईयर्स है ना, बेसिकली टी ईयर्स। सो बेसिकली हमसे यहाँ पर एक आपको दो फार्मूले बताए थे पहले, एक था सिंपल इंटरेस्ट, एक था कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ से हमें सिंपल इंटरेस्ट मांग रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो टी होता है ना वो एक्सपोनेंशियल में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, बाहर है अंदर है, ये एक अलग मैटर है, लेकिन एक्सपोनेंशियल में आ रहा है, तो ये सी और डी तो हो नहीं सकते। अब बाकी यहाँ पर ए और बी रह गया, ठीक है। अब ए, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी दोनों एक्सपोनेंशियल में नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट हुआ। अब टी भी कहाँ आना चाहिए, बाहर या अंदर? तो जो टी है बेसिकली आपने वो 0.06 से ही मल्टीप्लाई करना होता है आपने, ठीक है। तो या टी टी को आपने 0.06 से ही मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि आपका डेसिमल की वैल्यू है, आपने होल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना होता, ठीक है। क्योंकि वो जो परसेंटेज है वो टी ईयर्स के लिए है, तो मतलब वो परसेंटेज को टी से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि उसके ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। देन बीटा विल बी द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। Now moving on to the next MCQ. This is not an MCQ. Now, second last MCQ. Daniel has $1,000 in a checking account. वो ये कहना चाह रहा है कि डैनियल के पास ना $1,000 है चेकिंग अकाउंट में और $3,000 है सेविंग अकाउंट में, ठीक है। तो चेकिंग अकाउंट से वो 1% तक इंटरेस्ट कमाता है एनुअली, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट से वो 6% इंटरेस्ट कमाता है एनुअली। तो दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो 5 साल बाद कौन सा एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, कौन सा एक्सप्रेशन होगा जो सेटिस्फाई करता है
इन बाकी ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है जो ज़्यादा मुनाफ़ा वो उसको कमाएगा, हाउ मच मोर इंटरेस्ट डेनियल विल हैव अर्न्ड फ्रॉम द सेविंग, ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा मुनाफ़ा सेविंग अकाउंट से कमाएगा। उसकी वजह ये है कि उसने इनिशियल डिपॉज़िट ज़्यादा करवाया है। टाइम टाइम गैप तो सेम है दोनों का 5-5 ईयर्स, ठीक है? लेकिन इनिशियल अमाउंट जो है वो सेविंग अकाउंट का ज़्यादा है, और वैसे भी सेविंग अकाउंट में 6% ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ज़्यादा वो 6 सेविंग अकाउंट से कमाएगा। नाउ अगर आप क्वेश्चन पर गौर करें तो उसने हमें ये कहा है डैनियल विल हैव अर्न्ड फ्रॉम द सेविंग अकाउंट। इसका मतलब ये है कि अब हम सेविंग अकाउंट को पहले रखेंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन बनाते हैं अपनी। तो 3000 था, ज़ाहिर सी बात है इनिशियल डिपॉजिट, तो 3000 पहले आना चाहिए सब में, ठीक है? अब सब में 3000 पहले यार ऑब्वियसली। अब उसका 6% था, तो 1.06 आना चाहिए, सब में 1.06 भी आ रहा है। अब जो है 5 साल तक है, और वैसे भी ये कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है? तो अ हाँ, दोनों के दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट हैं, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता ही है कि वो एक्सपोनेंशियल में चीज़ आती है, ठीक है? ना बीटा हो सकता है, ना डेल्टा हो सकता है, क्योंकि बीटा में देखें आप तो 5 एक्सपोनेंशियल में नहीं है, डेल्टा में भी एक्सपोनेंशियल में नहीं है, तो बीटा डेल्टा तो नहीं हो सकता, बाकी अल्फा और चार्ली रहेगा यहाँ पे, ठीक है? अब अगर देखा जाए, उसने हमें ये कहा था कि डैनियल हाँ, सेविंग अकाउंट से मतलब वो जो है ना, बेसिकली क्वेश्चन में वो ये पूछना चाह रहा है, एक सेविंग अकाउंट है और एक जो चेकिंग अकाउंट है, ठीक है? तो ये पूछना चाह रहा है कि सेविंग अकाउंट से कितना ज़्यादा इंटरेस्ट निकलेगा, और चेकिंग अकाउंट की बनिस्बत, ठीक है? वो बेसिकली वो इंटरेस्ट का वो डिफरेंस माँग रहा है सेविंग अकाउंट और चेकिंग अकाउंट में, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर 3000 आपने रखा, 1.06 और 5 ऐसे रख दिया। और यहाँ पर आप देखें चार्ली ऑप्शन में, तो 1000 जो है वो चेकिंग अकाउंट का, और 1.01 उसका 1% और 5 जो एक्सपोनेंशियल में 5 साल का वैसे ही आ गया, ठीक है? अब ये काम तो अल्फ़ा में भी है, लेकिन अल्फ़ा में एक चीज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने 3000 से माइनस नहीं किया, मतलब उसके इनिशियल से माइनस नहीं किया, क्योंकि हमें इनिशियल तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो इंटरेस्ट चाहिए। वो ये पूछना चाह रहा है कि उसने जो है कितना ज़्यादा सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट कमाया बजाय चेकिंग अकाउंट, ठीक है? इसलिए हम इनिशियल को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें इनिशियल नहीं चाहिए, हमें तो इंटरेस्ट चाहिए था, ठीक है? तो इसलिए हम माइनस कर देंगे 3000 से, और यहाँ माइनस कर देंगे 1000 से, क्योंकि हमें इंटरेस्ट चाहिए, हमें इनिशियल डिपॉज़िट का कोई हमें वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है? देन चार्ली विल बी द करेक्ट ऑप्शन एज़ यू कैन सी इन द सॉल्यूशन हियर। तो ये इसने यही बात जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि उसने इंटरेस्ट से सेविंग से कितना कमाया इंटरेस्ट की बनिस्बत, चेकिंग की बनिस्बत। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एमसीक्यू, क्रिस्टियन opens a bank account that earns 4% interest each year, ठीक है? Compounded once every 2 years। तो if she opened the account with k डॉलर, उसमें हमें एक्सप्रेशन पूछ रहा है, the following expression represents the total amount in account after 2 years। तो वो ये कहना चाह रहा है कि कंपाउंडेड क्वेश्चन ओपन ठीक है, 4% इंटरेस्ट मिलता है इसको, ठीक है? तो जो कि हाँ, 2 साल बाद उसको मतलब जो है वो उसको जो है वो उसका रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? 2 साल बाद मिलेगा, ठीक है? तो ये वैल्यू है इसकी, ठीक है? तो के जो बेसिकली ओरिजिनल डॉलर, अब बेसिकली आप यहाँ पर टी को देखें ज़रा, ये 2t लिखा है, t/2 लिखा है, t लिखा है, t/2 लिखा है। अब बेसिकली आप यहाँ पर जो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं वो सिर्फ इसी बेस पे कर सकते हैं कि टी कहाँ पर, टी की मतलब एक्सपोनेंशियल में लिखा है या कहाँ कैसे लिखा है। सो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कंपाउंडेड वंस एवरी 2 ईयर, ऐसे बात है कंपाउंडेड 2 साल बाद ही मतलब वो कंपाउंड कर रहा है, तो इंटरेस्ट जो है होता है उसका आधा मिलेगा उसको, ठीक है? मतलब 2 साल बाद जो है वो इनिशियल डिपॉज़िट करवाएगा, ठीक है? तो उसका जो इंटरेस्ट है बेसिकली वो जो इंटरेस्ट कमाएगा वो उसका हाफ़ हो जाएगा, t/2 हो जाएगा, ठीक है? देन अब यहाँ पर अगर t/2 देखें तो 2t है, तो ये एलिमिनेट हो गया, t एलिमिनेट हो गया, बाकी बीटा और डेल्टा में t/2 लिखा हुआ है। अब यहाँ यहाँ पर 1.04 है, अब यहाँ पर 1.08 है, ठीक है? अब ये 4% इंटरेस्ट है बेसिकली, अब 2 साल बाद मिल रहा है, इंटरेस्ट तो डबल हो जाएगा, तो 1.04 नहीं लिखेंगे, फिर 1.08 लिखेंगे, देन डेल्टा विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। थैंक यू।